Hey, good morning everyone. कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया गया था? Was there any homework given to you? Everyone कुछ होमवर्क था? Intake exercise 2. Okay, intake exercise 2 done. Okay, उसमें किसी को डाउट है? 9th क्वेश्चन. ओके, ठीक है. 7th में डाउट है. ठीक है, 7th पे आ जाते हैं. सबसे पहले तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना? देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? देखो, उन चीजों की बात करें जैसे एटमॉस्फेयर में O2 और N2 होते हैं, राइट? बट डू दे रिएक्ट? हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों की, जैसे ऑप्शंस दे रखी है. ठीक है, देखो N2 एंड Cl2, ठीक है. फिर है H2 एंड O2. फिर है आपके पास O2 एंड N2. एंड यू ऑल्सो हैव SO2 एंड Cl2. देखो, SO2 और Cl2 रिएक्ट कर जाते हैं, SO2 Cl2 बन जाता है, एक कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड थायोलील क्लोराइड. ये रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्ट नहीं करते. N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है. तो ये तो कुछ कॉमन है ना कि कौन रिएक्ट नहीं करेगा. जो रिएक्ट करेगा उसके साथ एप्लीकेबल नहीं है, और जो रिएक्ट कर जाएगा, मतलब जो रिएक्ट नहीं करेगा उसके साथ एप्लीकेबल है, और जो रिएक्ट कर जाएगा उसके साथ एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है एवरीबॉडी? NO2 नहीं बनता है इस तरह से. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो है ना, अलग अलग कंडीशंस बनते हैं, हीट करना पड़ता है, कंडीशंस अलग बनानी पड़ती है. नेक्स्ट. नेक्स्ट 9th. ओके, a cylinder of 5 liter capacity filled with air at STP. देखो, एक सिलेंडर है जिसकी कैपेसिटी है 5 लीटर, इसमें हवा भरा हुआ है, राइट? is connected with another evacuated cylinder of 30 लीटर कैपेसिटी. ओके, इसको कनेक्ट किया है एक बड़े कैपेसिटी वाले 30 लीटर के कंटेनर के साथ. ठीक है. The result in air pressure in both the cylinders will be. अच्छा, एक बात बताओ, क्या लगता है तुम्हें इसमें क्या अप्लाई करोगे? एवरीबॉडी, कैन यू डायरेक्टली अप्लाई बॉयल्स लॉ ओवर हियर? यहाँ तो गैस था ही नहीं ना एवरीबॉडी, ये तो इवैक्यूएटेड, ये खाली था. तो P1 V1 P2 P2 लगा सकते हैं. पहले जो तुम्हारा सिस्टम था और बाद में सिस्टम है, उसके लिए पहले P1 था 1 atm है तो 76.76 सेंटीमीटर होगा, फिर 35 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा बताओ? 7. तो P फाइनल इज 76/7. ठीक है, तो ये आएगा 10.8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. एवरीबॉडी क्लियर और नॉट? किसने पूछा था? सलोनी, आर यू क्लियर ऑन दिस? 35 कैसे हुआ? अरे, ये जब ट्यूब खाली कर दोगे तो गैस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम 35 लीटर होगा ना, दोनों जगह मूव करेगा ये. समझ में आ रहा है? 30 + 5 इज 35. ये खोल दोगे तो उसके बाद टोटल वॉल्यूम जो गैस के लिए अवेलेबल है वो 35 लीटर है ना. इज दैट क्लियर?
ओके नेक्स्ट बताइए। और कोई डाउट है? नहीं। ओके सो देखो, हमने जो कल वाला केस पढ़ा था डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में एवरेज मोलर मास निकालना, आई थिंक दैट वाज फाइन राइट। उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। देखो एक छोटा सा चीज है, एनालिसिस ऑफ गैसेस इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर। एसोसिएशन का क्वेश्चन काफी, एसोसिएशन का अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ, थोड़े क्वेश्चंस कराओ। चलो ठीक है भावेश, क्वेश्चन करा लेते हैं तुम्हारे लिए। जैसे कि एन ए से ए एन हो रहा है, जैसे मैं ऐसा लिख देता हूँ 3A से A3 बन रहा है। ये मोलर मास ऑफ ए है, दिस इज लेट्स से 70 at alpha is equal to 0.7. Calculate average molar mass of the mixture. Average molar mass of the mixture निकालो। डन एवरीवन, आंसर है किसी का? किस आंसर कितना है? वन 131। ओके, बाकी लोगों को बताने दीजिए। एवरीडे आंसर आया और टाइम चाहिए? 11.59, दैट इज नॉट पॉसिबल साहिब। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो एवरीडे? एक तो तरीका ये है कि तुम कोई फॉर्मूला यूज करो ही ना और सीधे निकालो 10। ठीक है, देखो हम कोई फॉर्मूला यूज कर नहीं रहे। 1 - 0.7, तो ये कितना बनेगा देखो, ये बनेगा 0.7 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ तो हमने कोई फॉर्मूला यूज किया ही नहीं ना एवरीडी।
इज दैट क्लियर? यहाँ तो हमने कोई फॉर्मूला यूज किया ही नहीं, तो लो बिना फॉर्मूला यूज किए ही हम काम चला रहे हैं। तो अब ये 0.3 है और ये कितना बना बताओ, ये कितना आया बताओ, 0.7/3, नहीं बताओगे? 0.233, राइट। तो अब एवरेज मोलर मास क्या आएगा? अब आएगा 0.3 इंटू 70 प्लस 0.233 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 0.3 प्लस 0.233। निकाल लो, जो भी आता है वो आंसर होगा तुम्हारा। क्या रहा आंसर? एवरीडे क्या रहा आंसर? 131.2, तो वही होगा आंसर, और क्या? किसी को डाउट है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं? ओके फाइन, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। 210 कैसे आया? अरे भैया, इसका मोलर मास यदि 70 है तो इसका 210 नहीं होना चाहिए? ए, 3 ए मिल करके एक A3 बनता है, तो ये 70 इसका मोलर मास है, तो इसको 70 इंटू 3 होगा, इतना ही तो है। फॉर्मूला से लोग कंफ्यूज हो रहे थे तो हमने कोई फॉर्मूला ही यूज नहीं किया। आगे बढ़ सकते हैं अब? ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। देखो, छोटा सा टॉपिक है, एनालिसिस ऑफ गैस इन डिफरेंट कंटेनर्स। अलग अलग कंटेनर में गैस की एनालिसिस करनी है। अच्छा, सबसे पहले क्लोज रिजिड। देखो ये बड़ी आसान चीज है। क्लोज रिजिड मतलब क्या हो गया? जैसे कि प्रेशर कुकर हो गया। तो अब यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें कांस्टेंट है वॉल्यूम, पूरा वॉल्स फिक्स्ड है, यहाँ इसको बोलेंगे फिक्स्ड वॉल्स, तो इसमें तो हम ऐसा बोल सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ठीक है, वॉल्यूम है क्या यहाँ पे बताओ? कांस्टेंट है। तो अब यदि यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा जब तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा प्रेशर भी बढ़ेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो ये लिख लो फिर। रिटर्न, ओके। अब बलून जैसा सिस्टम समझते हो ना? बलून जैसा सिस्टम, एक्सपैंडेबल, एक्सपैंडेबल कंटेनर्स। लास्ट पेज पे जाएं, आगे लास्ट पेज पे। डन आदित्य? ओके, राइट डाउन देन। डन। ओके, ठीक है।
देखो अब बात कर लेते हैं एक्सपैंडेबल कंटेनर्स की। ऐसे कंटेनर जो एक्सपैंड करते हैं, जैसे बलून हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट मान सकते हैं ना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक। तो इसके तो हमने क्वेश्चन भी किए थे, इट विल बर्स्ट एट a certain टेम्परेचर, है ना, इट विल बर्स्ट एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अब ओपन रिजिड कंटेनर्स हैं, जैसे ओपन रिजिड कंटेनर्स, ओपन रिजिड कंटेनर क्या हो गया, देखो कुछ इस तरह का, जैसे पानी रख दो तो इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लगता है, पी एक्सटर्नल लगता है, जो कि कांस्टेंट हम बता सकते हैं। देखो ये कोई अलग चीज नहीं है, ये तो जनरल ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर, ये सॉरी वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। बट तुम जैसे जैसे मोल्स बढ़ाओगे, जैसे जैसे मोल्स बढ़ाओगे, वैसे वैसे चीजें यहाँ पर चेंज होती जाएंगी। तो ये तो जनरल चीजें हैं, सीधा आगे बढ़ जाए, एवरीडे सीधा आगे बढ़ जाए क्या, ये तो जनरल बात है, हम पहले भी कर चुके हैं ना, ठीक है। अब देखो हमारा टॉपिक है पे लोड ऑफ अ हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून में कितने लोग सैर किए हो, पिछले बार ही पूछा था शायद मैंने कभी, हॉट एयर बलून में किसी ने सैर किया है? ओके चलो अच्छी बात है। जैसे ये अपना हॉट एयर बलून है, और उसके नीचे एक ये रखा रहता है कैरियर, इसको बोलते हैं पे लोड। पे लोड का मतलब क्या होता है पता है, वो लोड जो कि कैरी करने के लिए पैसा देना पड़े, कमर्शियल टर्म है पे लोड, ठीक है। तो इट इज द मैक्सिमम एडिशनल वेट which can be carried by a hot air balloon। क्लियर हुआ एवरीडी, ये मैक्सिमम एडिशनल वेट है जो कि एक हॉट एयर बलून जो है वो कैरी कर सकता है। इज दैट क्लियर? ओके इसको लिख लीजिए, आई विल बी मूविंग अहेड। डन, लिख लिया सबने? ओके 5 मिनट लगेगा मैं तुमको इसको लिखने में, 5 मिनट। रेडॉक्स के रिमेनिंग डाउट्स हम बताएंगे तो। कौन सा एक्सरसाइज बचा हुआ था रेडॉक्स में? ओके ठीक है, एक्सरसाइज ठीक है, ठीक है करेंगे डिस्कस, रुक जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं, देखो इसको हॉट एयर बलून क्यों बोलते हैं, कुछ समझ में आ रहा है एवरीडी? इसको हॉट एयर क्यों बोलते हैं बलून, कुछ समझ में आ रहा है? देखो डेंसिटी जो होता है इट इज पीएम बाई आर टी, ये बात हमने शायद पढ़ी है, राइट एवरीडी? ये बात हमने पढ़ी है ना? ये हमने पढ़ी है। तो अब कुछ समझ में आ रहा है कि हॉट बोलने का क्या मतलब है? एवरीडी हॉट एयर बलून में हॉट बोलने का क्या मतलब है? जैसे मान लो बाहर का टेम्परेचर जो है हवा का वो है T1 है, और ये अंदर का टेम्परेचर T2 है। तो यदि हम ऐसा बोले कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ये बलून क्या है, तो ये बलून है हॉट एयर बलून।
कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। ठीक है, तो अब ये हॉट एयर बलून है, तो अब इसका अंदर डेंसिटी ये इसका डेंसिटी लेस होगा और इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, राइट? तो अब इसका डेंसिटी कम है और इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो अब डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर चढ़ने लगेगा ना। तो जैसे यदि तुमने हॉट एयर बलून की सैर की है, तो एक बर्नर होता है, जैसे ही जलना चालू होता है, हवा गर्म होता है, वैसे ही तुम्हारा बलून ऊपर उठना चालू हो जाएगा। You might have seen this or experienced this, right? जैसे ही वो बर्नर चालू होता है, तुम उठने लगोगे जमीन के ऊपर बलून के साथ। फिर गाना गाओगे, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, राइट? फाइन, तो इन दैट केस कंसेप्ट तो यही है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट? कॉन्सेप्ट तो यही है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है बताओ? तो देखो बेसिकली क्या है कि मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून, जितना एयर इसने डिस्प्लेस किया, दिस इज इक्वल टू पे लोड प्लस मास ऑफ बलून। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? तो अब देखो, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस बाय बलून क्या है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस बाय जो बलून है, बाहर का एयर जो है उसका डेंसिटी रो 1 रख देते हैं, और अंदर का एयर जो है उसका रो 2 रख देते हैं। तो ये आ जाएगा रो 2 g, और ये पे लोड आएगा प्लस मास ऑफ बलून क्या आएगा बताओ? इसका अंदर का एयर, अच्छा हमने बाहर वाले का रो 1 डिफाइन किया है ना, तो इसको रो 1 g लिखेंगे, और अंदर वाले का प्लस रो 2 g। तो पे लोड क्या आया एवरीबॉडी? एवरीबॉडी पे लोड क्या आया बताओ? पे लोड क्या आया? पे लोड आ गया ये g रो 1 माइनस रो 2। कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पर ये मैंने माना है कि जो बलून का जो कंटेंट है ना, मतलब जो बलून का जो मटेरियल है, जैसे कि जो ये प्लास्टिक का जो बना हुआ है, उसका मास ऑलमोस्ट 0 है। नहीं समझ में आया? ओके ठीक है। अच्छा ये बताओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है सबने? एवरीबॉडी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है? एक काम, जैसे कि मान लो तुमने यहाँ पर पानी ले लिया H2O, और इसमें तुमने एक बलून भेज दिया नीचे, तो पानी ऊपर चला जाएगा ना। जितना बलून का वॉल्यूम होगा, पानी ऊपर से उतना चला जाएगा। तो अब ये बलून को तुम्हें यहाँ पे रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? बलून को यहाँ पे रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। सिद्धेश बोल रहा है नहीं लगाना पड़ेगा। तूने बलून को अंदर धकेला और ये ऊपर चला गया पानी, तो अब तुम्हें बलून को यहाँ रखने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? कोई दिक्कत है? तो अब बलून को यहाँ पे रखने के लिए तुम्हें फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो अब ये जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? क्योंकि जो भारी लिक्विड है उसको नीचे रहना चाहिए, और जो हल्का लिक्विड है या हल्का फ्लूइड है उसको ऊपर रहना चाहिए, लेकिन हो गया उल्टा। तो अब ये जो जितना फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया, उतना ही इसके ऊपर वेट लगता है ना। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। जितना मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस किया, उसके हिसाब से वेट लगेगा। तो अब बलून जो है वो क्या हो रहा है बताओ? बलून ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि ये हल्का लिक्विड हल्का है, इसका डेंसिटी कम है। तो अब ये जितना मास ऑफ एयर डिस्प्लेस करेगा, उतना ही इसके ऊपर, इसका खुद का उतना ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसी मास के हिसाब से। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस बाय बलून, दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ बलून। तभी तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन होता है, तभी तो ये तैरेगा।
this should be equal to the payload plus mass of balloon. देखो mass of balloon जब मैंने यहाँ लिखा है ना तो I have assumed mass of air inside the balloon. ठीक है, जब यहाँ पे मैंने मास ऑफ बलून लिखा है तो आई हैव अज्यूम्ड मास ऑफ एयर इनसाइड द बलून। मैं ये मान रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं, जैसे कि ये बलून जिस प्लास्टिक का बना है, जिस मटेरियल का बना है, उसका मास ऑलमोस्ट जीरो है। इज दैट क्लियर? यदि उसका मास कुछ और पकड़ लोगे एक्स, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो तुम्हारे बुक में उसने उसको एम माना है, स्मॉल एम, कि ये जो बलून का प्लास्टिक का मटेरियल है उसका भी कुछ मास है, उसको एम मान लिया। मैं मान रहा हूँ कि इनका मास नेग्लिजिबल है, या फिर उसको पेलोड में ही कंसिडर कर रहे हैं। अभी क्लियर है या नहीं क्लियर है? ओके, देन राइट इट डाउन। अरे मास क्या होता है सलोनी? मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा ना। रो वन जी और रो टू जी कैसे आया? ये क्लियर नहीं है क्या? मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और एक्चुअली में ये मास के एक्चुअली में फोर्स है ना। देखो एक सेकंड रुक जाओ, तो यहाँ पे मास आएगा, ये v भी लगेगा, यहाँ पे v इंटू वी भी लगेगा, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम छूट गया वो। एक्चुअली फोर्स जो है ना, मास के हिसाब से फोर्स लगेगा। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी कहाँ लिखा है मैंने कहीं पे? स्मॉल डी कहाँ लिखा है? देखो जी हटा ही देते हैं। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जी तो सारे टर्म्स में लग जाएगा यहाँ पे। जी तो सारे टर्म्स में लगेगा, तो जी कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली। तो तुम्हें सिर्फ पे लोड यदि चाहिए तो इट विल बी रो वन माइनस रो टू इंटू वी। ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, देख लो यदि फिर से, हाँ, v इज वॉल्यूम ऑफ बलून, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, दिस इज इक्वल टू पे लोड प्लस मास ऑफ बलून। ठीक है, अब जी हटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मास क्या हो जाएगा बताओ? एयर डिस्प्लेस जो है उसको हमने रो वन माना है, रो वन इंटू वी, पे लोड प्लस रो टू इंटू वी। तो पे लोड क्या आया? वी रो वन माइनस रो टू। ठीक है, और रो वन क्या आएगा? पी एम बाई आर टी टू अंदर माना है, और अपॉन पी एम बाई आर टी वन। तो अब बेसिकली हॉट एयर बलून क्यों है ये? तो अब तुम्हें क्या मिला? वीपीएम बाई आर वन बाई टी टू माइनस वन बाई टी वन। तो पे लोड तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, वन बाई टी टू माइनस टी वन के ऊपर। तो इसी दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हॉट एयर बलून, क्योंकि टी टू पे ही डिपेंड करता है कि ये कितना पे लोड कैरी कर सकता है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? एवरीबडी, यहाँ प्रिंसिपल प्राइमरी तो हॉट एयर बलून का टेम्परेचर वाला ही है ना। ठीक है, एल, एल कहाँ कहीं लिया है? पे लोड, पी एल इज पे लोड। डन। बोल तो रहा हूँ दैट इज रो। अरे भैया रो है, बोल भी तो दिया मैंने। ठीक है रजत, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, रो वन जी, रो वन वी, रो टू वी।
आगे बढ़ जाए। ओके, सो सी व्हाट हैव वी लर्नड एज ऑफ नाउ। अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने यही सीखा है एवरीबॉडी कि क्या बोलते हैं, हाँ, वी हैव लर्नड कि बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बलून ज्यादा ऊपर जाएगा, राइट? यही कंसेप्ट है। अब हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक अपना है डिफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। लेट अस स्टार्ट विद डिफ्यूजन। देखो एक बात बताओ, मान लो तुम घर पे बैठे हो और कोई कुछ खा रहा है, मतलब कोई डिलीशियस आइटम, सो कैन यू स्मेल इट फ्रॉम अ डिस्टेंस? क्या तुम्हें खुशबू और बदबू दोनों आती है? आती है ना? तो इसका रीजन क्या है भाई, क्यों आती है खुशबू और क्यों आती है बदबू? कोई प्रॉपर्टी है गैस का जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एवरीबॉडी, कोई प्रॉपर्टी है गैस का क्या जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है डिफ्यूजन। नो, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब जैसे मान लो कुछ केसेस देते हैं, जैसे मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर का साइड ए है, दिस इज बी। अब मान लो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी, और दोनों तरफ एक ही गैस मॉलिक्यूल है, हीलियम, और इस कंटेनर को तुमने खोल दिया, तो अब गैस का मूवमेंट होगा क्या? दोनों तरफ प्रेशर सेम है, कंटेनर खोल दिया, मूवमेंट होगा? अब मैं बोलूं होगा तो इधर भी गैस जाएगा, इधर से जाएगा, आई विल से नो नेट मूवमेंट। मतलब समझ में आ रहा है? जितने गैस इधर से इधर जाएंगे उतने इधर से इधर भी आएंगे। तो कौन सा सही है बताओ? नो मूवमेंट या नो नेट मूवमेंट? मूवमेंट होगा, नेट मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि गैस का यदि प्रेशर दोनों तरफ सेम भी है, गैस का नेट मूवमेंट के लिए बोलते हैं। श्रेयस, मान लो यू आर सिटिंग इन अ रूम, जिस रूम में श्रेयस तुम बैठे हो, उस रूम में डू यू फील एयर प्रेशर कमिंग एट यू? हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है क्या? तो जहां पे तुम बैठे हो, यू आर ब्रीदिंग, तो तुम वहां का ऑक्सीजन तो खत्म कर दे रहे हो, देन हाउ आर यू एबल टू ब्रीद नाउ? यू डोंट फील एनी कन्वेक्शन, कोई हवा ऐसे झोंके, हवा के झोंके तो चल नहीं रहे। So how is that possible? It is because you are releasing carbon dioxide that is moving to the other side and the oxygen from the other side is reaching you. So there is no net movement, but there is movement. So when you say कि gas moves from higher pressure to lower pressure, so then we say net movement of gas molecules, that there are net molecules going in one direction. तो अब देखो गैस की प्रॉपर्टी क्या है कि प्रेशर सेम रहे या फिर अलग, ये मूव तो करता है, राइट? एवरीडी, गैस की एक प्रॉपर्टी है कि प्रेशर सेम रहे या फिर अलग रहे, ये मूव तो करता है, राइट? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो दैट इज व्हाई वी कैन सेंस, स्मेल, फ्रेग्रेंस, खुशबू और बदबू हम सूंघ सकते हैं, राइट? एंड वी कैन एंजॉय। तो लेट अस डिफाइन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ फिनोमेना, साइज पे डिपेंड करता है। किसकी साइज पे अमन? विच मतलब किस चीज की साइज की बात तुम कर रहे हो? एलिमेंट की साइज पे डिपेंड नहीं करता, गैस की साइज पे डिपेंड नहीं करता। आई विल टेल यू, हम तो पढ़ने वाले हैं ना कि किसकी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तभी हमने स्टार्ट किया है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस through which it spreads 360 degrees across
even under the effect of a 360 cross in 3D, even against the effect of gravity. Is that clear? ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जाता है ना. अरे मान लो कोई नीचे खा रहा है और तुम सपोज फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो यू कैन ऑल्सो स्मेल इट, राइट? ओके, देन राइट इट डाउन. रिटन. Okay, now let us define effusion. Done? Okay, now let us define effusion. बताओ effusion क्या होता है everybody? What is effusion? Even against gravity क्यों? अरे क्योंकि नीचे से ऊपर भी तो जाता है गैस. गैस का कोई पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या? इसलिए इवन अगेंस्ट बोला. जैसे तुम्हारा खाना जो है ना, वो खाना फर्स्ट फ्लोर में कोई खा रहा है तो वो सेकंड फ्लोर तक नहीं जाएगा, बट उसकी खुशबू चली जाएगी. ये बात समझ में आ रही है सबको? इसका मतलब खाना ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं गया. अरे डिफ्यूजन क्या करो, नेट मूवमेंट होता है श्रेयस यार, तुम अलग ही लेवल पे कंफ्यूज रहते हो. पहले बोला ना गैस का मूवमेंट मतलब नेट मूवमेंट होता है. रिटर्न पार्थ. गैस के मूवमेंट के लिए ना, पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए तो तुम्हें पहले ही पढ़ा है कि गैस मॉलिक्यूल हर जगह जाएगा जहां पे खाली है. मूवमेंट मतलब नेट मूवमेंट. नेट मूवमेंट का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. स्मॉल स्पेस में जब भी ट्रेवल करेंगे तो भी डिफ्यूजन बोलते हैं. ठीक है, लेट अस कम डाउन टू नाउ. अभी हम बात करते हैं इफ्यूजन. देखो इफ्यूजन क्या है. इफ्यूजन इज डिफ्यूजन थ्रू अ पिन होल. ठीक है. It is diffusion through a pinhole or an orifice. जैसे मान लो यहाँ पर एक छेद कर दिया इस पर्टिकुलर कंटेनर में, तो अब तो डिफ्यूजन वन डायमेंशन में होगा ना. ये तो चारों तरफ नहीं फैलेगा, राइट? तो इट इज वन डी फिनोमिना. ये तो वन डायरेक्शन में ही जाएगा. तो जब भी डिफ्यूजन पिन होल से होता है, देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है, राइट इट डाउन. इट इज डिफ्यूजन थ्रू अ पिन होल और एन ऑरिफिस. ऑरिफिस. अरे ऑरिफिस को पिन होल को ही बोलते हैं. ORIFICE. ORIFICE, that is orifice. A small opening, right? Done, everyone? Now let us define rate of diffusion. अच्छा, rate of diffusion कैसे define करेंगे everybody? How do you think we are going to define rate of diffusion? Done?
ओके देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिफाइन करते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे 10 मोल गैस है, 10 मोल क्या है, हीलियम। ठीक है, तुमने छेद किया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिफाइन करोगे? रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, या फिर चेंज इन प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ये समझ में आ रहा है? इंस्टेंटेनियस में हम ऐसे लिख सकते हैं dn बाई डी टी, dv बाई डी टी और dp बाई डी टी। इसमें किसी को डाउट है? नंबर ऑफ मोल से आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? डिफ्यूजन से प्रेशर डिक्रीज क्यों होगा? अरे यहाँ से गैस बाहर निकल रहा है तो इस कंटेनर के अंदर प्रेशर कम नहीं होगा, P इज प्रोपोर्शनल टू N होता है ना, V इज प्रोपोर्शनल टू N होता है। इज दैट क्लियर सलोनी? ओके देन राइट इट डाउन। बट एक चीज अलग अलग इक्वेशन से कैसे डिफाइन होती है, क्योंकि तीनों तीनों रिलेटेड है श्रेयस, दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से करना, जो भी पूछ रहा होगा। डन एवरीवन? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, डन और नॉट? ओके तो अच्छा कुछ और चीजें भी है, मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है और इसमें गैस इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन से इधर मूव कर रहा है, तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन हम ऐसा बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड। एक कल्पेश सिंह आस्किंग टू स्क्रॉल अप, राइट ऑन कल्पेश। डन। और ऊपर स्क्रॉल करूं? ये देखो अब आ जाते हैं इस पे। जैसे एक गैस एक कंटेनर में मूव कर रहा है, सिलिंड्रिकल कंटेनर में, तो यहाँ रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिफाइन कर सकते हैं एवरीबॉडी? एवरीबॉडी यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम से, राइट। यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? वॉल्यूम को कैन वी राइट एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम। तो अब देखो सिंस एरिया तो इसका कांस्टेंट है, सिंस एरिया इज कांस्टेंट, तो कैन वी से rate of diffusion is proportional to length
मतलब जो लेंथ ट्रेवल किया गैस अपॉन टाइम। एल यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस पर यूनिट टाइम। ठीक है, जो ट्यूब में डिस्टेंस ट्रेवल किया उसकी बात कर रहे हैं, एल। डन एवरीवन? ओके, एवरीबॉडी रिटन? ठीक है, राइट ऑन। डन। अच्छा, बट P is inversely proportional to volume, फिर भी rate of diffusion is PV। इसके डाउट खतरनाक रहते हैं। अरे श्रेयस, तुम क्या सोच के ये सब पूछते हो, ये बताओ। क्या मतलब, क्या दिमाग में चल रहा है? जब एक पैरामीटर देखते हैं तो दूसरा कांस्टेंट रखते हैं, तो गैस लॉज ऐसा ही है ना। फिर दोनों थोड़ी साथ में चेंज कर रहे हैं हम। ऐसे तुम्हें बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन रहेगा फिर। एवरीडे रिटर्न? ओके फाइन। सी, अभी हम एक बात कर रहे हैं रिलेटिव रेट। रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, देखो रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन को हम एक्चुअली ऐसे डिफाइन करते हैं R1/R2। तो R1/R2 हम लिख सकते हैं क्या, N1/T1 अपॉन N2/T2। ये नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज पर यूनिट टाइम है। P1/T1 अपॉन P2/T2। ठीक है, या फिर P1/T1 अपॉन P2/T2। इसी तरह से L1/T1 अपॉन L2/T2। तो ये हो जाएगा रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन। नॉर्मली इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। ठीक है, रेडी, दिस इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, या फिर तुम बोल सकते हो डिफ्यूजन। ठीक है, डन एवरीवन? स्टार्ट कर ले। ओके, एक मिनट रुक जाना सिद्धेश। ठीक है, रुक जाते हैं। डन। ओके, तो देखो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता क्या है, ये कहता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। अरे सलोनी, एल कांस्टेंट क्यों रहेगा भैया, वो जो मूव कर रहा है डिस्टेंस उसकी बात कर रहे हैं। एल यहाँ पे सिलेंडर की थोड़ी है बात। अरे एल यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया ऑलरेडी, व्हाट इज द एल? is it the length of the tube or the distance moved by the gas in the tube?
इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, राइट? सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट इट टू बी कांस्टेंट? ये तो चेंज हो सकता है ना। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखो, ग्राहम्स एक साइंटिस्ट था, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था। उन्होंने बेसिकली बोला ये था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये एग्जैक्ट टर्म दिया था। अब देखो, डेंसिटी क्या होता है? पीएम बाई आर टी होता है। तो 1/d किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर टी बाई पीएम के। ठीक है, तो 1/√d किसके प्रोपोर्शनल होगा बताओ? 1/√d भी एक्चुअली एक तरह से मोलर मास पे आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आएगा रूट अंडर मोलर मास के, प्रोवाइडेड अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ मोलर मास ही लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिफ्यूजन कराते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। यानी यदि सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो तुम्हारे तक पहुंचने में टाइम कम लगेगा, और यदि कोई हल्का गैस है H2 तो वो तुम्हारे तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा और इसमें टाइम कम लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये हैवी गैस है ना, और ये लाइट गैस है। इज दैट क्लियर और नॉट? Everybody please respond in the chat box. Is that clear? Fine, then write it down. पहला यही है कि rate of diffusion of gas is inversely proportional to square root of molar mass. Done everyone? जो भारी गैस है वो धीरे चलेगा और जो हल्का गैस है वो तेज चलेगा। Done? हाँ, D is density भावेश। ग्राहम सेकेंड लॉ क्या है? वो जो था पहला लॉ था, सेकेंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन, the rate of diffusion is directly proportional to partial pressure difference of gas. Everybody, ये बड़ा ध्यान से सुनना। Rate of diffusion is proportional to partial pressure difference of gas diffusing out. ये क्लियर हो रहा है? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, अब उसमें गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा? एवरीबॉडी, यदि गैस का प्रेशर ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और यदि गैस का प्रेशर कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, राइट? या फिर तुम ऐसा करो, एक पिस्टन लो और उसके ऊपर एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल बढ़ाते जाओ। अब देखो, यदि तुम इसको बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा क्या? गैस का निकलना फास्ट होगा यदि तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो ये जो रेट है वो पार्शियल प्रेशर के भी ऊपर डिपेंड करता है ना। इज दैट क्लियर नॉट? दिस रेट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर एज वेल। अच्छा, ये पार्शियल प्रेशर बोला है मैंने, टोटल प्रेशर नहीं बोला। ये कुछ समझ में आ रहा है? व्हाई इज इट दैट अ केस? एवरीबॉडी, I have mentioned partial pressure, I have not mentioned total pressure. Everybody please respond in the chat box. Do you understand कि total pressure नहीं यूज किया करके मैंने partial pressure क्यों यूज किया? नहीं श्रेयस, तुम्हारा डाउट नहीं, पहले तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो कि why is it a case? No, it is not the answer. टोटल प्रेशर बड़ा तो ओवरऑल कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ टोटल प्रेशर लिखा है ना कि पार्शियल प्रेशर। भाई हमने लिखा है कि जो रेट डिफ्यूजन है टोटल प्रेशर पे नहीं, पार्शियल प्रेशर गैस के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, मतलब टोटल प्रेशर क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? अच्छा ये लिख लिया सबने? अच्छा देखो, कुछ समझने की कोशिश करो। जैसे सपोज यू आर ब्रीदिंग, ठीक है, सो व्हेन यू आर ब्रीदिंग एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है एवरीबॉडी? एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है? 1 atm। और तुम्हारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या है? तुम्हारे लंग्स के अंदर प्रेशर क्या है बताओ? उसके अंदर भी तो प्रेशर 1 atm ही होगा। तो फिर हवा अंदर अपने आप बाहर जा रही है क्या? जैसे मान लो ये सिस्टम है, ये है तुम्हारा लंग, ठीक है, और ये है तुम्हारा एटमॉस्फेयर जहां पर तुम ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है। मुंह और नाक से आप सांस ले रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 21% है और नाइट्रोजन यहाँ पे 79% है सपोज। तो अब क्या करते हैं, ये जो लंग है वो ऑक्सीजन को भेज देता है ब्लड के थ्रू। मतलब ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू भेज देता है, राइट। तो अब यहाँ पे होता क्या है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भेज दिया तो इसने क्रिएट कर दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑलमोस्ट जीरो। और वो वापस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेके आ जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कर देता है 180। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 0 atm। तो अब देखो क्या होगा, हवा अपने आप लंग में जाने लग जाती है, तुम्हें दिक्कत नहीं होती, और कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बाहर आने लग जाता है। दिस प्रोसेस इज ब्रीदिंग। तो तुम्हें नहीं लगता है कि लंग का काम सिर्फ ये है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जीरो करते रहे ताकि ऑक्सीजन अपने आप मूव करे? तो जबकि टोटल प्रेशर दोनों तरफ सेम है। तो तुम्हें क्यों लग रहा है ऑक्सीजन क्यों अपने आप अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों अपने आप बाहर जा रहा है? बिकॉज इनके मूवमेंट इनके पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करते हैं ना कि टोटल। ये समझ में आ रही है बात एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? इनकी जो मूवमेंट है वो इनके पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है ना कि टोटल। क्लियर हुआ है नहीं? सपोज दिस पर्सन डाइज, अब ये इंसान मर जाता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब ये मूवमेंट होगा या बंद हो जाएगा? क्यों नहीं होगा ये मूवमेंट बताओ? बिकॉज द लंग्स विल स्टॉप क्रिएटिंग जीरो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट? एवरीबॉडी एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है या दिक्कत हो रही है बीच बीच में? ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब मान लो जैसे कि सपोज द पर्सन डाइज, तो ऑक्सीजन जो लंग है इट विल नॉट इंश्योर दैट द ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर रिमेंस जीरो। तो उस केस में दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, तो ब्रीदिंग साइकिल बंद हो जाता है। तो बेसिकली जो गैस का मूवमेंट है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इट डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो हम किससे ब्रीथ करते हैं बताओ श्रेयस? हाउ डू वी ब्रीथ देन? टेल मी हाउ डू वी ब्रीथ? अरे यार ये बायो में चला गया। बताओ फिर हाउ डू वी ब्रीथ? एवरीबॉडी राइट डाउन। सलोनी एक बार वापस बता। अच्छा एक्चुअली लंग्स क्या करते हैं, दे सेंड ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी राइट थ्रू ब्लड। So that is why they ensure that the partial pressure remains minimum, approximately tending to zero. Is that clear? Is that clear or not? So that is the concept. अब श्रेयस बोल रहा है कि लंग्स का काम सिर्फ हवा को अंदर लेना है और बाकी तो फिर वो तो तुम्हारा नाक और मुंह करता है यार। अजीब व गरीब डाउट पूछ रहे हो तुम।
तुम सो जाते हो तो क्या सांस लेना भूल जाते हो एवरीबॉडी? नाक और जो तुम्हारा है, जब व्हेन यू स्लीप व्हेन यू फॉरगेट टू ब्रीथ, गैस एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है ना, तो वो अपने आप जा रहा है हवा भाई, और अपने आप बाहर आ रहा है। अब इसमें तुम मजे ही ले रहे हो मुझे लग रहा है। प्लांट्स का अपना अलग सिस्टम है, उनका कोई पार्शियल प्रेशर क्रिएट करने का सिस्टम नहीं है। उनके पोर्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने पोर्स से ब्रीथ करते हैं, वो अलग कहानी है। रिटर्न। ओके, सो सी व्हाट हैव वी लर्नड इफ यू कंबाइन ऑल दैट। तो देखो, नाइट्रोजन का नेट मूवमेंट जीरो है इस केस में, इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दोनों तरफ बराबर ही होगा। लंग को नाइट्रोजन से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो नाइट्रोजन मूव नहीं करता। तुम जो हवा रिलीज करते हो, जो हवा छोड़ते हो, उसमें मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, ठीक है, बिकॉज बॉडी का काम ही है ऑक्सीजन को का यूज, मतलब ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना। व्हेन यू ब्रीथ, यू एक्चुअली क्या करते हो, कार्बन जो शरीर में है ना, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हो। और कार्बन का मोलर मास 12 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 44, तो इन दिस प्रोसेस योर बॉडी वेट डिक्रीजेस। सो व्हेन यू ब्रीथ यू एक्चुअली लूज ऑन मास। तो सोच समझ के सांस लो। समझ में आया? तो यही काम है ना हमारा। कार्बन जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए हमको, उसके लिए लंग करता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जीरो। अरे इज दैट क्लियर? नाइट्रोजन का कोई यूज ही नहीं है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, इट इज प्रोपोर्शनल टू पी बाई रूट अंडर एम। कोई दिक्कत है एवरीडी? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू पी बाई एम। तो रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, आर वन बाई आर टू, इस तरह से लिख सकते हैं, एन वन बाई टी वन, एन टू बाई टी टू, वी वन बाई टी वन, वी टू बाई टी टू इज इक्वल टू पी वन बाई पी टू, एम टू बाई एम वन, इस तरह से। डन एवरीवन? एवरीवन डन? ओके देन, एक काम कीजिए, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 and 2 on in-text exercise 3. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 on in-text exercise 3 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 in-text exercise 3 डन एवरीवन? ठीक है प्रथमेश।
एवरीडे डन। सबका हो गया। ओके। क्वेश्चन वन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गिवन एलिमेंट। देखो, गिवन एलिमेंट अपॉन हीलियम, ये लिखा हो, ये क्या होगा, P1/P2 इंटू मोलर मास ऑफ हीलियम जो होता है 4 डिवाइडेड बाई जो मोलर मास ऑफ गिवन गैस है x, दिस इज 1.4। प्रेशर तो सेम ही होगा क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो 4/x इज 1.4 इंटू 1.4, तो मोलर मास ऑफ x क्या होगा एवरीडी, क्या आएगा मोलर मास ऑफ x, क्या आएगा ना, ये 1.4, देख लो कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है एवरीडी, 4/1.96, 2। इज दैट क्लियर एवरीडी? यही फॉर्मूला है ना, R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 रूट अंडर M2/M1। इज दैट क्लियर? M1/T1 वाले मेथड से कर सकते हैं क्या? कौन सा M1/T1? टाइम की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे सलोनी। M1/T1 टाइम की तो बात ही नहीं हो रही ना। अरे जब आपसे पूछा जाए टाइम के बारे में तो टाइम के बारे वाला यूज करो, टाइम पूछा ही नहीं तो क्यों यूज करोगे? रिटन एवरीवन, टाइम सेम ही रहेगा ऑब्वियसली। डन एवरीवन। ओके, बी आ गया सबका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नहीं आया? ओके, क्यों फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हो? देखो, R2 इज 1/6 R1, ये लिखा है ना क्वेश्चन में। एवरीबॉडी, क्वेश्चन में क्या लिखा है? R2 इज 1/6 R1, यानी R2/R1 जो है ये 1/6 आया। दिस विल बी रूट अंडर M2 M1/M2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है, एक सेकेंड, गैस वन कौन सा है देख लेते हैं। एवरीबॉडी, गैस वन कौन सा है? हाइड्रोजन है ना, तो बताओ। हाँ, तो M1 हो गया 2, तो ये आ जाएगा 36। तो व्हाट इज M2, टेल मी। 72 आया ना? अरे ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है यार, तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। हम्म, 2 कैसे आया भैया? मोलर मास होता है हाइड्रोजन का, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। श्रेयस, आज तुमको क्या हो गया यार? अरे क्वेश्चन में दिया है ना हाइड्रोजन, दूसरे गैस का निकालना है। श्रेयस, क्लियर है?
आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ओके, देखो एक क्वेश्चन है कि मीथेन गैस एक 10 लीटर के कंटेनर से सेम मोल है, ठीक है, बाहर निकलता है 16 सेकंड में, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के सेम मोल इसी 10 लीटर के कंटेनर में कितने टाइम में निकलेंगे बाहर? कंप्लीटली खाली होने में 16 सेकंड लेता है मीथेन, तो हाइड्रोजन कितना टाइम लेगा? क्वेश्चन टाइम पे ऊपर है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? एवरीबॉडी क्लियर विद द क्वेश्चन? ओके देन राइट डाउन। ओके, बाकी लोग करने दो प्रथमेश। ओके, देखो R1/R2 जो है ये क्या आएगा? V1/T1, V2/T2, V1 V2 सेम है, ये आएगा M2/M1। प्रेशर ऑब्वियसली सेम ही होगा, तो अब आया T2/T1, ठीक है। तो T2/T1 क्या आ रहा है? M2/M1। तो M2 जो है तुम्हारा 2 है और M1 16 है, तो ये आएगा 1/4, यानी कि 1/2 आया ना ये, नहीं तो 1/2√2 आएगा, ठीक है बेटी, 1/2√2 आएगा, राइट, √8 है। तो T2 पूछा जा रहा है क्या? T2 तुम्हें पता चल रहा है ये 16 है, ये 4√2 है, तो ये क्या है? 8/√2, तो 4√2 आएगा ना ये, तो T2। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? राइट इट डाउन देन। Done everyone? ओके, अब एक क्वेश्चन करते हैं। देयर आर 201 equidistant rows of spectators sitting in a hall। एक हॉल में 201 इक्विडिस्टेंट रोज ऑफ स्पेक्टेटर्स जो हैं बैठे हुए, ठीक है। तो मतलब इक्विडिस्टेंस रोज मतलब इस तरह से 201 रोज, एक बड़ी सी हॉल है, उसमें रो नंबर 1 से लेकर 201 तक लोग बैठे हैं। इसमें क्या करता है? ए मजिशियन रिलीजेस N2O gas from the front, N2O गैस फ्रॉम द फ्रंट रिलीज कर देता है, जिसको बोलते हैं लाफिंग गैस। नाम सुना है? यहाँ से N2O रिलीज करता है। और एंड टीयर गैस, मोलर मास होता है 176
फ्रॉम द बैक, पीछे से रिलीज करता है टीयर गैस 176 मोलर मास के साथ, और इसका मोलर मास 44 है। ठीक है, टीयर गैस एक बड़ा गैस होता है, उसकी भी जरूरत नहीं जानने की। which row spectators which row spectators will have a tendency to smile and weep simultaneously? क्वेश्चन समझ में आया? एवरीबॉडी क्वेश्चन समझ में आया? ओके मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास ये पहुंचेगा, दोनों जैसे इधर से ये जाएगा इधर से ये जाएगा, ऐसा हो सकता है ना कि दोनों किसी ऐसे रोज के पास दोनों एक साथ पहुंच जाएं। ठीक है, तो उस रो वाले लोग हंसेंगे भी और रोएंगे भी, पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं। डन। ठीक है, ठीक है श्रेयस। ठीक है प्रथमेश। ठीक है भाई, मैं करूँ सॉल्व इसको? ओके अच्छा, जरा समझने की कोशिश करो, इसलिए टाइम ज्यादा नहीं बचा है सलोनी, इसलिए बता रहा हूँ। इधर से तुमने 201 रोज तो है यहाँ पे, 44 रिलीज किया, और इधर से 176, तो तुम्हें नहीं लगता है ये हल्का गैस है तो ये ज्यादा ट्रैवल कर लेगा? रेडी, ये हल्का गैस है तो ये ज्यादा ट्रैवल करेगा, और ये भारी गैस है ये स्लो ट्रैवल करेगा, तो होना तो चाहिए 100 के बाद ही, राइट? ये मिडवे तो नहीं हो सकता, इधर ही कहीं होगा। ठीक है, तो अब मान लो इसने जो रोज मूव किए वो मान लो x है, सॉरी, तो बगल वाले ने कितने मूव किए होंगे? 201 माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? तो अब देखो क्या है, अब जो इसका रेट है वो तो नंबर ऑफ रोज के प्रोपोर्शनल हो गया, तो x अपॉन 101 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? 176 बाई 44। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नॉट? तो ये क्या आया, x बाई 201 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो 402 माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो x कितना आया? x आया 402 बाई 3, 134, राइट? तो अब तो समझ में आया होगा ना? ये वाले जो लोग हैं पागल हो जाएंगे, हंसेंगे भी रोएंगे भी। हाँ, जिनका भी आंसर 134 है, दैट इज वाई। इसमें किसी को डाउट है? क्लियर है ना आपको?
ओके, अरे यहाँ पर सलोनी बेसिकली रेट जो है ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ रोज ट्रेवल, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल की बात हुई थी ना, उसी तरह से नंबर ऑफ रोज के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस रोज है, तो जितना ज्यादा, जैसे ये रो के बीच में डिस्टेंस, तो जितना ज्यादा रो ट्रेवल किया उतना डिस्टेंस मूव किया, यहाँ पर डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 को हम नंबर ऑफ रोज से इक्वेट कर दिए, जब दोनों एक टाइम पे पहुंचेंगे तो टाइम तो सेम ही होगा ना, साथ में हंस भी रहे रो भी रहे मान लो इस पॉइंट पे, तो टाइम तो सेम ही होगा, इसलिए इक्वेट कर दिया उसको। इज दैट क्लियर? तो राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए। रिटर्न, रिटर्न, ओके। तो देखो आज हमने ना इंट्रोडक्शन लिया है, डिफ्यूजन पे बड़े इंटरेस्टिंग और वेराइटी क्वेश्चंस बनते हैं, we'll do that, there are multiple type of questions which are formed on diffusion। ठीक है, तो आज हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है, और भी चीजें हैं इसके अंदर, बट वी हैव टेकन इंट्रोडक्शन। जो इसके ऊपर आपका होमवर्क रहेगा दैट इज इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3। कितने क्वेश्चन बच्चे हैं एवरीबॉडी? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3 में कौन कौन से बच्चे हैं? 3 से लेकर के 10 तक, है ना, क्वेश्चन 3 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक। तो देखो अभी जो आज हमने पढ़ा डिफ्यूजन, उसको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। डिफ्यूजन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस इवन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए। किसी को कोई डाउट है इसमें डिफ्यूजन में? फाइन एवरीवन, देन we'll meet in the next class. Till then, goodbye.